जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAG 174 के यूनिट 6 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा BPAG 174 के यूनिट 6 का शुरुआती जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग आधे से ज़्यादा ये कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या किया था। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रस्तावना को जाना था। उसके बाद हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पहले के जो 20 साल रहे हैं उनके बारे में चीज़ों को पढ़ा था और जाना था कि किस तरीके से एक पूरा जो है टाइमलाइन घटी 20 साल की, और धीरे धीरे किस तरह वैश्विक समुदाय को एक सम्मेलन, एक जो है ऐसी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ, जिसका लोगों को काफ़ी इंतज़ार था और काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन उस तरीके से ये सफल नहीं हो सका जिस तरीके से इसको लिया गया था या जिस तरीके से सोचकर इसको बनाया गया था या करा गया था इस पर काम। ठीक है, इसके बाद हमने पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक है, यहाँ पर हमने इतना क्लियर करा था। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। इस वीडियो में हम इस वाले पोर्शन को और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन है इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी थोड़ा सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का पोर्शन बचा हुआ है जो कि CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसका थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ से वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाएंगी। ये पिछली वीडियो में हमने सभी चीज़ें अच्छे से मैंने आपको समझाया था। एक एक चीज़ मैंने आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर समझाई है बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए। इससे पहले आधे आधे घंटे की लगभग 2 वीडियो बनाई हैं, तो उसमें एक वीडियो है जो कि इसी यूनिट से संबंधित है। उससे पहले 5th यूनिट ब्लॉक 1 का पहला, तीसरा और चौथा यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं BPAG 174 के। इससे पहले लगभग 3-4 वीडियो और हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही यहाँ पर कराई जा रही हैं। इस यूनिट को मैं आपकी इग्नू की बुक से ही करा रहा हूँ क्योंकि अच्छे से पूरी कंप्लीट डिटेल इसमें दी गई है। बाकी के यूनिट्स जो मैंने पहले कराए हैं वो मैंने विभिन्न सोर्सेज से आसान भाषाओं में उठाकर आपके सामने लाया हूँ, लेकिन ये यूनिट मुझे लगा कि आपको इसी से कराना चाहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इसी में दी गई है। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न सोर्सेज से उठाना थोड़ा मुश्किल था, साथ ही भाषा भी यहाँ पर इतनी कठिन नहीं है। मैं आपको समझाता चल रहा हूँ हर चीज़ों को, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि चीज़ें आप तक सही से पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। ऐसे में वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबी भी ज़्यादा वीडियो नहीं होती, हद से ज़्यादा हमारी अब तक वीडियो जो रही है वो 38 मिनट्स की रही है, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम जैव विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के आर्थिक और सामाजिक विकास में वैश्विक संसाधनों का महत्व विश्व समुदाय द्वारा अनुभव किया गया था। देखिए, आज की जो पीढ़ी है, साथ ही जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए उसके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जैविक संसाधनों का, यानी जो वैश्विक सामाजिक धरोहरें हैं जैसे कि समुद्र हुआ, हवा, पानी, जलवायु और पर्यावरण, ये सभी चीज़ें जैविक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक जो है रामबाण चीज़ें हैं। इनके बिना आर्थिक और सामाजिक विकास होना असंभव है। ठीक है, यह असंभव सी चीज़ लगती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आर्थिक और सामाजिक विकास या अन्य विभिन्न डायमेंशंस में अपना विकास करना चाहते हैं, सतत विकास करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें हर चीज़ को लेकर साथ चलना होगा। ठीक है, इसी से संबंधित ये चीज़ें बातचीत की गई है। इसी समय बढ़ती मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरनाक
दर से विलुप्त कर दिया गया। देखो उसी समय क्या हुआ कि ये अनुभव किया गया कि जो विकास हो रहा है वो विकास हो तो रहा है, लेकिन उसका जो बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर पर्यावरण पर हमने पहले देखा कि पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पर्यावरण के साथ साथ जो जीव हैं, ठीक है, जो जैव विविधता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है पर्यावरण में या हर एक चीज़ में, पृथ्वी पर या हर तरह की चीज़ों में जैव विविधता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जैव विविधता से ही हमें सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जैव विविधता ही हमें सब चीज़ मुहैया कराती है, अवेलेबल कराती है। विभिन्न प्रकार की सारी चीज़ें जैव विविधता की ही देन है। विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, विभिन्न प्रकार के तेल, खनिज, संसाधन, ये सभी जैव विविधता की देन है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ये हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। प्रदूषण सूचक वाले बहुत सारे पौधे होते हैं, या बहुत से जो ये पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सभी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी का ही हिस्सा है। तो बायोडाइवर्सिटी से आप समझ सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना जीवन संभव लगभग नहीं है, ठीक है। तो ये अनुभव किया गया तो कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है कि बड़े स्तर पर जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कानूनी रूप से बाध्यकारी, समुदाय की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित जैविक विविधता पर सम्मेलन के 3 प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए जैव विविधता की अवधारणा को सामने लाया गया। इस तरह की बातचीत हुई। देख लेते हैं इसमें क्या बातचीत थी। तो इसमें 3 चीज़ों को रखा गया। जैविक विविधता का संरक्षण होना चाहिए, जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायोचित सहभाजन। CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, को पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 1 साल के बाद ही ये लागू हो गया। CBD के प्रमुख आउटपुट थे कार्टेजेना प्रोटोकॉल। देखिए इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो इससे निकली हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल प्लस दूसरी इसमें चीज़ थी आइची लक्ष्य में आई लिख देता हूँ इसकी जगह, आइची लक्ष्य, प्लस तीसरी जो चीज़ थी इसमें नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 3 चीज़ थी। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अच्छे से आपके और माइंड तक जाए, ठीक है। देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये रहा, उसके बाद आइची लक्ष्य हैं, उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके से इनके ज़्यादा ये पूरे नाम आनुवांशिक संसाधन प्रोटोकॉल, इस तरह की चीज़ें याद ना रखिए। इसमें आपको याद रखना है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, आइची लक्ष्य, ठीक है, आइची लक्ष्य इसको बोलते हैं, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या चीज़ थी ये देख लेते हैं। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जैव विविधता के जीवों की सुरक्षा के लिए क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित संचालन, परिवहन और समकालीन संशोधित जीवों के उपयोग को सुनिश्चित करना है। यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। यानी जो टेक्नोलॉजी के द्वारा आज के दौर में जो हाइब्रिड जीव हैं जिनको बनाया गया है, या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हैं, प्राकृतिक 2 चीज़ों से मिलकर बनी हैं, चाहे वो जीव हो सकते हैं, बहुत से पौधे हो सकते हैं, तो मतलब किसी भी तरह का वो जीव है। ऐसे में उसका संरक्षण, उसका सही उपयोग, इस तरह की चीज़ें किसमें रखी गई हैं, कार्टेजेना प्रोटोकॉल में, ठीक है। जो जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। 2000 में ये अपनाया गया था, ठीक है। आइची लक्ष्य मूल विचार जैव विविधता के नुकसान के कारणों को संबंधित करता है। सतत उपयोग को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता तो आदि की कुछ उपलब्धियां इसमें बताई गई हैं। 2011 से जो 20 था या 2050 के लिए दीर्घकालिक योजना इसमें बनाई गई है, ठीक है। इस तरीके से नगोया प्रोटोकॉल भी कुछ इसी प्रकार है जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इससे संबंधित है। नगोया आनुवंशिक संसाधन प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है जेनेटिक रिसोर्सेज के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से समझाना।
साझा करना। 2014 में ये प्रभावी हुआ था। तो नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ? 2014 में प्रभावी हुआ। ठीक है। इसी के साथ साथ जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था वो कब आया? कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल सन 2000 में, नगोया प्रोटोकॉल 2014 में आया था। चलिए चीज़ें इसमें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अगली चीज़ें देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक क्या है। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रमुख शिखर सम्मेलन के बाद के 2 दशक। तो हमने पहले के 2 दशक जाने 1992 में जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी, रियो डी जेनेरियो में जो ब्राज़ील का सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन जिसे बोलते हैं, अर्थ समिट भी उसको बोलते हैं, तो 1992 में हुआ। उसके 20 सालों की बातचीत, उसके शुरुआत के 20 सालों की बातचीत है। अब उसके बाद के 20 सालों की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत के 20 सालों की बातचीत हम कर चुके हैं। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन के बाद के 20 सालों में क्या हाल चाल रहा उसको देख लेते हैं। 1992 के बाद से बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते हुए, इसके बावजूद भी वैश्विक पर्यावरण को नुकसान उठाना पड़ा। लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, समस्याएं और आ रही हैं, जैसे डेजर्टिफिकेशन हुआ, जो फिश स्टॉक है, यानी मछलियों का जो हमारे पास स्टॉक है वो ख़त्म होता जा रहा है समुद्र में। ठीक है, क्योंकि मांग ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी पैदावार नहीं हो रही, तो ऐसे में स्टॉक तो ख़त्म होगा ही। साथ ही डेजर्टिफिकेशन है, जो मरुस्थलीकरण है वो भी बढ़ रहा है। जैसे राजस्थान है हमारा, इस तरह की भूमि को मरुस्थल बोलते हैं, यानी उसमें वहाँ पर ना तो कोई फसल उग सकती है, ना ही कोई पेड़ पौधा उगाया जा सकता है, ना कोई जो है खाद्य पदार्थ वहाँ पर उगाया जा, यानी एक तरीके से बंजर भूमि, वो किसी काम की नहीं हो सकती। ना ही वहाँ पर पानी नहीं हो सकता है। ठीक है, बारिश भी बहुत कम होती है ऐसे क्षेत्रों में। तो ऐसी जगह मानव ही नहीं, अन्य जानवर या अन्य जीव भी रहना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में ऐसी ज़मीन की जो मात्रा है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही जलवायु परिवर्तन की स्थिति से आप पहले से ही परिचित हैं। जलवायु परिवर्तन से बहुत ही समस्यादायक है। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं, अधिकतर विनाशकारी हो रही हैं। वायु, जल, समुद्री प्रदूषण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करके रखा है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण के बिगड़ने के अलावा वैश्वीकरण ने अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे अंतर और देश की आय की असमानता को भी जन्म दिया है। ठीक है, जो देश के अंदर की असमानताएं हैं, लोगों की आय में असमानता है। ठीक है, इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है वैश्वीकरण ने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, इसको यहाँ पर काट देते हैं, क्योंकि ये हमने पहले ही भी पढ़ा है। जो हंसबर्ग जो सम्मेलन था, +10 के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद +20 आया था, जो 2012 में रियो सम्मेलन था। +10 का प्रमुख परिणाम जो हंसबर्ग घोषणा था, जो केवल विश्व नेताओं द्वारा सहमत होने के लिए एक राजनीतिक कथन के रूप में बनाई गई थी। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे इसमें कुछ नहीं लगता। हालांकि संस्थानों की बढ़ती संख्या और सतत विकास के बारे में योजनाओं के बावजूद वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं तेज होती जा रही हैं। तो यहाँ से एक अलग टॉपिक स्टार्ट होता जा रहा है हमारा, उसी को देख लेते हैं। इस पर ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो कि ठीक है। यहाँ पर इस दस्तावेज़ के प्रमुख केंद्र जो हैं, यहाँ पर शायद बताया गया है एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा, तो इसको मैं चाहूँगा आपको बताना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह 39 पृष्ठों का दस्तावेज है। कौन सा? द फ्यूचर वी वांट, इसका ये जो है लक्ष्य था, इसका जो टाइटल था वो ये था। गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। कौन सा? +20 में जो लिया गया था। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों विषयों कोरिया +20 में प्राथमिक केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ। सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भों में हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा। सम्मेलन का प्राथमिक परिणाम गैर बाध्यकारी दस्तावेज द फ्यूचर वी वांट था। ये पृष्ठ 39 पेजों का था और इससे पूर्व कार्य योजना एजेंडा 21 के उद्देश्य की पुष्टि करता है। ठीक है, तो एजेंडा 21 की यहाँ पर इसमें बातचीत की गई है, जिसमें कुछ चीज़ें ये दी गई हैं, जिसमें हम देख लेते हैं थोड़ी सी। हरित अर्थव्यवस्था का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, सभ्य नौकरियों और अन्यों के बीच जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कैसा किया जाना चाहिए। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किसी देश की भलाई का आकलन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना। तो ये सब चीज़ें किस में हैं? जेंडर समानता के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। भूमि क्षरण के बारे में जो स्थिति ख़राब हो रही है, भूमि जो दिन पर दिन, जबकि डिमांड बढ़ रही है, हमें फसल की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ऐसी उपजाऊ भूमि की ज़रूरत है, ऐसे में स्थिति और ख़राब हो रही है। जो उपजाऊ भूमि है वो भी ख़राब हो रही है, ठीक है। मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है, महासागरों में जो है जैव विविधता ख़त्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आती हैं एजेंडा 21 के, ठीक है, एजेंडा 21 के। थोड़ी ये स्पेलिंग सॉरी मुझे लगता है गलत हो गई होगी, तो 21, ठीक है। चलिए, इसमें जो सबसे आखिर का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वह है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मुझे लगता है ये आने की संभावनाएं हैं इसकी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो हुए हैं बहुत, लेकिन उनका इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है जो पड़ना चाहिए था, या जिस उत्साह के साथ उन पर डिसीजंस लिए गए हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में इनका हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों सम्मेलन हुए हैं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो तब आपको इसमें लिखना होगा। 1992 से बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1992 के बाद तो एक तरीके से लाइन से लग गई है, बहुत ज़्यादा समझौते हुए हैं, बहुत सारे जो है कन्वेंशंस हुई हैं, प्रोटोकॉल्स हुई हैं, ठीक है। पर्यावरण मुद्दों पर कई सैकड़ों अनिवार्य और गैर अनिवार्य वैश्विक समझौते हैं। साथ ही साथ विकास के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को संबोधित करने वाले अन्य समझौतों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं अधिक हो गई हैं। प्रश्न यह उठता है कि इतने जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उसके बाद भी इतनी प्रगति क्यों नहीं हुई है। तो ऐसे में स्थिति कहीं न कहीं इनको लागू करने में समस्या आ रही है। जो ये हम अच्छे से इनको नहीं कर पा रहे हैं। जो विकसित देश हैं वो इस पर कहीं ना कहीं अच्छे से इनमें जो है डिसीजंस नहीं ले रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे वो लोग। तो इसी कारण क्या हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े नंबर में ज़्यादा समझौते हुए हैं, बहुत से सम्मेलन हुए हैं, लेकिन आउटपुट उसका कुछ नहीं निकल रहा। तो ऐसे में स्थिति कहाँ ख़राब है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न यह उठता है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बाद भी इतनी प्रगति क्यों नहीं हो सकी। इसके निम्नलिखित कारण हैं जो हम यहाँ पर थोड़े से जानेंगे। अधिकांश पर्यावरण समस्याएं प्रकृति में वैश्विक हैं और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारें प्राय वैश्विक समस्याओं को की अपेक्षा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में जुटी हुई हैं। देखिए क्या है, ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, जैसे कि समुद्र में मछलियों की कमी की समस्या, या समुद्र में जो प्रदूषण की समस्या, तो ये वैश्विक समस्या है, किसी एक देश की समस्या नहीं, लगभग सभी देशों की, विश्व के सभी देशों की समस्या है, ठीक है। तो ऐसे में जो देश हैं या देश की सरकारें हैं वो अपने आंतरिक मामलों में ज़्यादा आंतरिक मामलों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको कम जो मान्यता देती हैं या महत्व देती हैं, उन चीज़ों पर कम सोचते हैं, वो अपने नागरिकों के या आंतरिक मामले पर ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, तीव्र वैश्वीकरण ने, जो वैश्वीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, वैश्विक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। साथ ही साथ वैश्विक सतत विकास की पूर्ण प्राप्ति के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में अंतर्देश की आय असमानता को प्रभावित करती है। तो कहीं न कहीं वैश्वीकरण ने बड़े स्तर पर स्थितियों को ख़राब किया है, आय में असमानता लाई है। तो ऐसे में हर एक देश इसके बारे में डिसीजन लेने में जो है सक्षम नहीं है, ठीक है, या इस पर ज़्यादा अपना ध्यान नहीं लगा सकता। अंतर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट काम होता है जो बहुत ही धीमी गति से होता है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट काम हो तब तो बहुत ज़्यादा जो है डिले किया जाता है इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी कार्रवाई के करने से पहले कई राष्ट्रीय सरकारों का सहमत होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें ये नहीं है कि कोई भी एक देश अपने से इनिशिएटिव ले या शुरुआत करे, उसमें विभिन्न देशों की जो है सहमति होगी, तब जाकर उस पर कुछ
टारगेट सेट किए जाएंगे, तब जाकर उस पर जो है थोड़ा काम किया जा सकता है। तो ऐसे में विभिन्न देशों की सहमति बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सी बार नहीं बन पाती या बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। संस्थागत समस्याएं रही हैं कि उदाहरण के लिए यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसको संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय विवेक माना गया है। यूएनईपी एक विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन एक सहायक कार्यक्रम के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी हुई है। यूएनईपी के आलोचक प्राय सुझाव देते हैं कि एक सहायक कार्यक्रम होने के कारण इसके काम की प्रभावी और प्रभावशीलता को प्रतिबंधित किया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों की समान उच्चता नहीं होने के कारण इसके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक कठिन है। देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो इन्वायरमेंट से संबंधित कार्य कराता है। तो ऐसे में जो इसके आलोचना करने वाले देश हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो एक प्रोग्राम है, ये कोई संगठन नहीं है, या इसमें कोई ज़्यादा इसके पास पावर्स नहीं है। तो ऐसे में एक प्रोग्राम के तहत चीज़ों को नहीं कराया जा सकता, और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ज़्यादा सफल नहीं है। वो ये बोलते हैं चीज़ें को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिले किया जाता है और इस पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता जितना इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतिम लेकिन लघुत्तम नहीं, ऐतिहासिक लघु रूप से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का वैश्विक सामूहिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने में अधिक योगदान था। इस प्रकार जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूएसए जैसे विकसित देशों ने अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं करते, तब तक सफलता की संभावना गंभीर होती है। देखिए इसमें क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो वैश्विक धरोहर हैं, वैश्विक सामूहिक धरोहर हैं, उनको नुकसान किसने पहुंचाया सबसे ज़्यादा? विकसित देशों ने। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा विकसित देश किसको मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री किसको माना जाता है? जैसे यूरोपियन देश हुए, या इसी तरीके से अमेरिका को माना जाता है। तो तब तक जब तक अमीर देश, विकसित देश इस पर इनिशिएटिव नहीं लेते, अपना कदम नहीं उठाते, तो ऐसे में विकासशील देश बेचारे कहाँ से इस पर कुछ कदम उठा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में चीज़ों की सफल होने की संभावनाएं तब होती हैं जब इन सभी कार्यक्रमों का, इन सभी सम्मेलनों का जो नेतृत्व है वो विकसित देश करें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी लें। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी लेंगे तो विकासशील देश उनके पीछे चलेंगे और कार्य करने में सक्षम होंगे। जब विकसित देश ही नहीं चलेंगे तो विकासशील देश बेचारे कहाँ से ले सकते हैं? उन्हें अपना अंदर आंतरिक मामला भी संभालना है, अपनी जनता को भी संभालना है, अपना विकास भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। तो ऐसे में वो नहीं कर सकते इस चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं विकसित देशों की भी कमी रही है कि ये जो सम्मेलन हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये जो कन्वेंशंस हुई हैं, ट्रीटियाँ हुई हैं, संधियाँ हुई हैं, ये कहीं ना कहीं इसी को दर्शाती हैं कि इन चीज़ों के कारण ये सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। इसमें निष्कर्ष है, निष्कर्ष में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें वही जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी उन्हीं को कट पेस्ट कर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि चीज़ें आप तक सीधे माइंड तक पहुँची हों, और आगे से जो यूनिट होगा वो भी इम्पोर्टेंट ही होगा। इससे पहले जो यूनिट मैंने कराई हैं जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ख़ासकर ये जो यूनिट था इससे 1-2 क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, सतत विकास में जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिखर जो सम्मेलन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ऐसे में इन सब को कोऑर्डिनेट कर ही आप लिख सकते हो अपना आंसर, और बेहतर आंसर बनाने की अगर आपको है तो आपको सभी चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। सभी यूनिट्स आप देखिएगा इससे पहले जो मैंने बनाए हैं, सबको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी जो मैं यूनिट बना रहा हूँ सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं या बुक हैं तो वो नहीं पढ़ पा रहे अच्छे से, उनके लिए वीडियो डेडिकेटेड है, उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।